अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट के कल तारीखी फैसले के बाद कल दोबारा कौमी असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट होने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वजीर आजम इमरान खान ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। नंबर्स इस वक्त ऑपोजिशन के पास मौजूद हैं और इस वक्त क्या सराहिया ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कोई मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने जा रही है या फिर वजीर आजम कल वोट आउट हो सकते हैं। ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि शायद वजीर आजम इस्तीफा दे दें, लेकिन अब तक इस पे कोई अपडेट नहीं है। 9 से 9:30 के दरमियान वजीर आजम इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, तो इस पर भी हम बात करेंगे। कल का जो फैसला था उसमें डिप्टी स्पीकर की जो 3 अप्रैल की रूलिंग थी उसको गैर आईनी करार देकर हटा दिया, यानी कि जो 3 अप्रैल से पहले पोजीशन थी वो वापस हो चुकी है। जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को भेजी थी कौमी असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, वो एडवाइस वापस हो गई है और जो फैसला था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला भी वापस हो गया है, यानी कि असेंबलीज दोबारा जो है वो अपनी जगह पर काम कर रही हैं। तो कल ये सेशन होने जा रहा है, लेकिन एक अहम खबर आज के हवाले से ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी महमूद खान के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर महमूद खान के खिलाफ ऑपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो अपने इत्तेहादियों को मिलाकर 97 है, जबकि ऑपोजिशन के पास 48 मेंबर्स हैं। तो कहीं से भी नंबर्स के एतबार से तो ये तहरीक जो है वो कामयाब होती हुई नहीं नजर आ रही, लेकिन शायद इस वजह से ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कदम भी उठा सकती है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर दे। तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन ने ये तहरीक जमा करवाई है। इस इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने 2-3 इशू रेज किए हैं। जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि जो फैसला है इससे पार्लियामेंट की जो हाकमियत है, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, वो क्वेश्चन में आ गई है और अब ये शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। जो हमारी कानूनी टीम है वो रिव्यू के ऊपर भी देख रही है। ये जो ट्रिकोटोमी ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं या सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो पाकिस्तान में बुरी तरह उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है। हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि कल जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनके सामने रिकॉर्ड रखा जाएगा, शवाहिद रखे जाएंगे। कह रहे थे ओरिजिनल जो लेटर है साइफर वो नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो उसका मतन है, जो उसके शवाहिद हमारे पास मौजूद है कि किसकी कब किससे मुलाकात हुई और जो दीगर शवाहिद हैं वो भी मेंबर्स के सामने रखे जाएंगे और इसके बाद मेंबर्स ने फैसला करें कि उनको वोट में क्या करना है। इन्होंने ये फैसला किया है कि कल जो मेंबरान असम्बली हैं उनको वो रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, ओरिजिनल साइफर जो है वो उसको दिए बगैर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की वो उनके सामने रखी जाएं, और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि कौन किधर खड़ा है। इसके अलावा आज ये भी कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाएगा जिसकी सरबराही करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान। उसके क्या टीआर से वो भी फवाद चौधरी ने बताया, लेकिन अब से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की तरफ से ये कह दिया गया है कि वो इस कमीशन की सरबराही नहीं करेंगे। लेकिन जिस कमीशन के हवाले से, इंक्वायरी कमीशन के हवाले से, उस पर फवाद चौधरी ने क्या कहा था, क्या टीओआर्स उसके हैं, सुनिए। आज काबीना ने ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है और इस कमीशन को 90 दिन दिए गए हैं। टीओआर के मुताबिक ये देखना है कि क्या ये जो कम्युनिके है इसका पता हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मौजूद है या नहीं मौजूद है। ये भी देखें कि अगर ये मुरासला मौजूद है तो इसके अंदर जो धमकी है यानी रजीम चेंज की जो धमकी है वो मौजूद है या नहीं मौजूद। तीसरा इसके अंदर जो अहम सवाल है वो ये है कि इसके लोकल हैंडलर्स कौन थे। 8 से ज़्यादा जो मुनहरफीन हैं और बाकी भी जो 8 को बराह रास्त और बाकियों को इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए बाहर की एक एम्बेसी की तरफ से।
फवाद चौधरी फरमा रहे थे कि इंक्वायरी कमीशन के TORs क्या होंगे। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान इसकी सरबराही करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब से कुछ देर पहले तारिक खान की तरफ से ये जवाब आ गया है कि वो इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नहीं करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तारिक खान साहब का जो अपना व्यू है इस लेटर गेट के हवाले से, इस खत के हवाले से, वो पहले ही वाज़ेह है। वो एक खत में अपने तासुरात का इजहार पहले ही कर चुके हैं। उस खत का मतन क्या था पहले ही आपके सामने रखते हैं। उस खत में उन्होंने कहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस खत के मामले में वजीर आजम पर लागू नहीं होता। वजीर आजम को जो खत खुफिया रखने का मशवरा दे रहा है वो जहानत से आरी है या बददियानती कर रहा है। मजीद उन्होंने लिखा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बैरूनी मुदाखलत की तौसीक के बाद 3 मस्खरों को गिरफ्तार करना चाहिए। 3 क्लाउन्स का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था कि तौसीक के बाद, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैरूनी मुदाखलत की तौसीक के बाद 3 मस्खरों को गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा ना करने का कोई जवाब बाकी नहीं है। NSC मीटिंग के बाद वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने वालों ने गद्दारी की है। यानी कि उस खत में वो ऑलरेडी उन 3 लोगों को जिनको वो मस्खरा कह रहे हैं या क्लाउन कह रहे हैं उनको गद्दार डिक्लेयर कर चुके थे। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ऑपोजिशन साजिश में मुलवस नहीं तो फौरी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले। खामोश रहने का वक्त नहीं है, कोई वजीर आजम को धमका नहीं सकता। ये जनरल रिटायर्ड तारिक खान के व्यू थे इस खत के हवाले से जब ये सामने आए, जो इन्होंने पब्लिकली पोस्ट भी किए थे। तो वो कह रहे हैं कि इन तीनों यानी कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की गद्दारी जो है वो साबित हो चुकी है। उनको फौरी अरेस्ट करना चाहिए था। हुकूमत ने जो कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन, उसका सरबराह तारिक खान को रखा था। ऑपोजिशन वैसे ही इस इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन हुकूमत क्या सोच रही थी, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पहले ही वाजे कर रहे थे, कैसे होता है कि ऑपोजिशन इस इंक्वायरी कमीशन पर इत्तफाक करती है। हम इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान, हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार हैदर वहीद साहब भी मौजूद है और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे शाहजेब खानज़ादा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हैदर, सबसे पहले अपना लीगल ओपिनियन भी दीजिएगा कि अब हुकूमत से पहले भी मुतालबा किया जा रहा था कि अगर ये लेटर का मामला इतना संजीदा है और कोई बैरूनी मदाखलत है पाकिस्तान के सियासी मामलात में, तो आप कोई इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाते? पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन आज इंक्वायरी कमीशन बना तो दिया। और जिस सरबरा को उन्होंने इसके लिए नॉमिनेट किया वो खुद ही पहले तो विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन जो उनके ख्यालात थे वो भी आपके सामने रखे। आपके ख्याल में ये कमीशन अगर इनकी सरबराही में बन जाता, कोई क्रेडिबिलिटी होती? और वैसे भी जरा बताइएगा कि कानूनी हैसियत क्या होगी इस इंक्वायरी कमीशन की? देखिए, कमीशन की ऑब्वियसली हैसियत और क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान ज़रूर होता। वो अपने ख्यालात का इजहार भी कर चुके थे। और साथ ही साथ ये ना भूलें कि शहजाद, इस वक्त जो भी कमीशन आज की तारीख में बनाया जाता है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल वैसे भी समझा जाएगा, खासकर इनकी सरबराही में। इन्होंने जो माजरत की है, मेरे ख्याल से प्रॉबली और कुछ भी नहीं तो कम से कम इस वजह से ही होगी कि 2 दिन के बाद ये इस कमीशन का कोई वजूद होगा नहीं अगर ये सरबराही कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा कमीशन होगा ही नहीं और इस चीज़ से जो नई हुकूमत आएगी वो बहुत दूर रहेगी। जहाँ तक कवानीन जो सराउंड करते हैं, हुकूमत चेंज होने से टेक्निकली कमीशन खत्म नहीं होता, लेकिन जो भी हुकूमत आती वही खत्म कर देती इसको। जी, वही कह रहा हूँ मैं कि वो कोई वजह नहीं है ना कि इसमें मजीद जो है वक्त वो बर्बाद करें, क्योंकि इससे उनके लिए अच्छाई नहीं बुराई निकल सकती है। अगर खान साहब की हुकूमत एक दफ़ा चली जाती है तो मेरा नहीं ख्याल इस इशू को टच करने में कोई फ़ायदा है अगली हुकूमत का। जहाँ तक जो कवानीन है और तहकीकात है, तहकीकाती कमीशन तहकीकात कर सकता है। उसकी जो तहकीकात होगी उसकी बुनियाद पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन तहकीकात की बुनियाद पे कोई चीज़ कंक्लूड नहीं की जा सकती। सीक्रेसी एक्ट का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो फिर जो हसास इश्यूज होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से वगैरह, वो ज़्यादातर उन मामलात के हवाले से होता है। अगर तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको डी क्लासीफाई कोई चीफ एग्जीक्यूटिव भी करना चाहे, अगर वो क्लासीफाइड क्यों ना हो, तो वो भी एग्जीक्यूटिव का डोमेन हो सकता है। लेकिन अमेरिका में फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ये कई दफ़ा कर चुके थे कि वो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट पढ़ देते थे और कहते थे मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैंने डी क्लासीफाई कर दिया। पाकिस्तान में लेकिन एक स्टैचूट है, उस स्टैचूट का जो मतन है और मकसद है वो अमूमन इस तरह की कम्युनिकेशन के हवाले से नहीं है। लेकिन सबसे बढ़ के शहजाद, इस वक्त कुछ भी करना नज़र यही आएगा कि बदनीयती पर मबनी है और अपने इक़्तिदार को जो है वो बेजा, गैर अखलाकी, गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पे मजीद जो है तूल देने वाली बात है। और मैं ना मानूँ कि जो अब आखिर में सियासत रह गई है खान साहब की वजारत उज़्मा की, मेरे ख्याल से उनके लिए ये बहुत ही बुरा तासुर मिलेगा जितना ये इसको ड्रैग कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। एक वक्त था उनको मोमेंटम मिल गया था, वो अपने जलसे में खड़े होके जो भी वो कागज़ था, रुमाल था, जो भी था उसकी बुनियाद पे कहते हैं कि मैं लोटोक्रेसी के खिलाफ हूँ, इन लोटों के मैंडेट के अलावा मुझे रियल मैंडेट चाहिए,
मैं डिसॉल्व करता हूँ असेंबलीज, मैं इलेक्शंस की तरफ जाता हूँ, तो शायद कोई मोमेंटम लेके जाते। अब वो क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है। राइट मुझे एक ब्रेक लेना है। मुजीबुर रहमान शामी साहब क्विकली इस ब्रेक के बाद और आपसे भी पूछेंगे जो आज इकदाम लेने का फैसला किया है उसका हुकूमत को अब क्या फायदा हो सकता है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ शो पर मौजूद है हैदर वहीद, मुजीबुर रहमान शामी और शाहजेब खानजादा। शामी साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने दो बातें अहम की हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे जिसकी सरबराही उन्होंने कहा तारिक खान साहब करेंगे, जो खुद कह चुके हैं कि मैं नहीं बनूंगा इस कमीशन का हेड। और दूसरा वो कह रहे हैं कि कल पार्लियामेंटेरियंस को रिकॉर्ड और शवाहिद भी दिखाए जाएंगे इस लेटर के हवाले से। आपके ख्याल में कितना फायदा होगा हुकूमत को इन तमाम चीजों का? देखें, अब हुकूमत जो कुछ भी कर ले और जो बहानेबाजियां कर ले, जो लैतुल-लाल से काम ले ले और जितना चाहे मेंगनियां डाल दे दूध में, उसके हाथ आने वाला कुछ नहीं है। डिग्निटी का तकाजा था कि खान साहब जो है एक अपने पूरे वकार के साथ और मतानत के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करते और अगर उनको शिकस्त होती तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त पर तशरीफ रख लेते या फिर उससे पहले इस्तीफा दे देते, या अगर मेजॉरिटी उनके पास है तो वो जाहिर कर देते और साबित कर देते। तो अब जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल पंजाबी मुहावरे में पानी में मदानी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि उनका कद जो है वो छोटा होता चला जाएगा। आज आपने देखा उन्होंने तारिक खान साहब को मुकर्रर कर दिया चेयरमैन कमीशन का, उनसे पूछे बगैर। यानी ये भी कोई, आप देखें बच्चेगानापन देखिए, जब आप किसी शख्स को किसी कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर रहे हैं तो कम अज कम उससे पूछ तो लें, इजाजत तो ले लें कि वो इस आग में जलना भी चाहता है कि नहीं। अगरचे तारिक खान तो अपनी जगह पड़े जियाले हैं और दबंग गुफ्तगू करते हैं, इस निज़ाम से भी नाला हैं, पार्लिमानी सिस्टम भी उनको पसंद नहीं है, सियासतदान भी उनको एक आंख नहीं पाते, तो चाहे तो जिसको उनका बस करे तो सारे सियासतदानों को हथकड़ियां लगा दे। लेकिन जाहिर है कि कमीशन की सरबराही जो है वो कबूल करना उनके बस में नहीं था। उनका जाती मुफाद भी नहीं है और उनका गुरूही मुफाद भी नहीं है कि वो अपने आप को इस सूरत हाल में मुब्तला करते। उन्होंने तरदीद कर दी। अब ये कमीशन जो है वो चलने से पहले ही बैठ गया और जब आखिरी दिन है आपके इख्तियार का, चलिए एक दिन और खींच लेंगे, एक दिन और खींच लेंगे, तो फिर क्या फायदा है इस तरह की बातें करने का और तासुर देने का। आप अपना अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आप फिर जो मर्जी करें, जो मर्जी अपनी तहकीकात कराएं। लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल यानी आप देखें कोई फायदा नजर नहीं आता। और खान साहब जो है कुछ नाबालिग और जज्बाती मुशीरों में घिर गए हैं जो उनको भी छोटा कर रहे हैं, अपनी तरह का बना रहे हैं, बजाय इसके कि लीडरशिप जो है वो छोटों को बड़ा करती है, यहाँ छोटे जो हैं वो लीडरशिप को छोटा कर रहे हैं। सही। शाहजेब, आप भी पिछले एक दो दिन से कह रहे हैं कि अगर ये मामला इतना संजीदा था हुकूमत की नज़र में तो इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। फवाद चौधरी पहले कह रहे थे नहीं करवाएंगे, लेकिन आज उन्होंने इंक्वायरी कमीशन का ऐलान तो किया है, लेकिन तारिक खान साहब को उसका सरबराह बनाया। और तारिक खान साहब के कुछ जो व्यूज़ हैं वो हमने प्रोग्राम के शुरू में सामने रखे, जिसमें वो कह रहे थे कि इस लेटर के आने के बाद जो 3 मस्खर हैं उनको तो गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि वो गद्दार साबित हो चुके हैं। तो आपको लगता है हुकूमत जिस किस्म का कमीशन बनाना चाहती है उसमें वाकई कोई इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल उसकी तहकीकात होंगी जिससे हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इस वक्त वो मजीद वाज़ेह हो जाएगा? देखिए शहजाद, इसी से पता चल रहा है जो हकाइक आपने अवाम के सामने रखे हैं कि वज़ीर आज़म कितना दिलचस्पी रखते हैं इस बात में कि उन्होंने कौमी सतह का मसला क्रिएट कर दिया है और उसकी शफाफ तहकीकात में एक आदमी, एक शख्स जनरल तारिक साहब जो पहले ही कह चुके हैं और ख़त देखे बगैर कह चुके हैं कि ये गद्दार साबित हो गए हैं। 3 मस्खरे यानी अपोजिशन लीडर्स के बारे में कह रहे हैं कि उनके ऊपर गद्दारी साबित हो गई है, वो ख़त देखे बगैर कह रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने उन्हीं को इस कमीशन का सरबराह बना दिया है कि अब इस खत की आप तहकीकात कर लें, जिसने बगैर देखे खत को गद्दार भी करार दे दिया है अपोजिशन की। ये वज़ीर आज़म बार बार मेरिट की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, मगर जब ब्रॉडशीट की बात आती है तो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को वो जिम्मेदारी देते रहते हैं कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लें, और वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा होता है कि एक जनरल मलिक थे
जो वहां गए थे कावे मूसवी के पास और कह रहे थे कि मेरा हिस्सा क्या होगा। वो कहते हैं ये मेरा मैंडेट नहीं है, बाकी ऑपोजिशन के खिलाफ वो तहकीकात भी कर लेते हैं और एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी जमा करा देते हैं। अब जनरल तारिक साहब ने मना कर दिया है तो फिर जैसे साकिब निसार से तहकीकात करा लें, या फिर जैसे जावेद इकबाल साहब से तहकीकात करा लें, या पेशावर के किसी ऑफिसर से तहकीकात करा लें, या फिर खुद ही कर लें, वजीर आजम कमीशन को हेड करें और वर्डिक्ट दे दें। क्योंकि इस तरह तो वाज़ेह हो रहा है कि एक वजीर आजम ने एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट कर दिया है और एक ऐसा इशू बना दिया है जिसमें पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। पाकिस्तान के दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है अमेरिका, उसके साथ ताल्लुकात कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और वो एक गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनके अटॉर्नी जनरल खुद उनके डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालत में दिफा करने को तैयार नहीं है, मगर उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके कहते हैं कि जजेस ने ये मुल्क जजेस चलाएंगे या पार्लियामान चलाएगी। भाई आपका अटॉर्नी जनरल तो दिफा नहीं कर रहा उसका और आप जजेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। तो वजीर आजम ने एक इशू क्रिएट कर दिया है एक मरासले पर जो कि पाकिस्तान के सफीर ने भेजा था। अब उसको साबित करने के लिए कि यह गद्दारी साबित होती है, वो कोई भी ऐसा शख्स ढूंढ रहे हैं जो इस पर स्टैंप लगा दे, क्योंकि जनरल तारीख पहले कह चुके थे, उन्हें वो मिलके भी कह रहे हैं ना कि कल जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनके सामने भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, शवाहिद रखे जाएंगे। अब हुकूमत तो अपने तौर पे तो कॉन्फिडेंट है कि कुछ ना कुछ तो इस लेटर में है जो कि जब मेंबर्स के सामने भी रखा जाएगा तो शायद उनके मुताबिक उनका ज़मीर जाग जाए। अब देखते हैं कि मेंबर्स के सामने उसका कोई एक्सट्रैक्ट रखा जाएगा या फिर ओरिजिनल लेटर रखा जाएगा। उन्हें यह बताया जाएगा कि यह खत मरासला है पाकिस्तान के अपने सफ़ीर का और उसकी एज इट इज़ कॉपी दिखाई जाएगी या उस खत में से क्या ड्राइव करती है हुकूमत और उसकी समरी दिखाई जाएगी और उसके बाद पार्लिमानी जो रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं पता चलेगा। वो सिर्फ ये बात होगी कि जी इस वक्त हमारे हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो फिर हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, या ये बात होगी कि जो नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में आई है इसके पीछे हम हैं और ये कामयाब होगी तभी ताल्लुकात बेहतर होंगे और नहीं होगी तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत खराब होंगे। कैसे एस्टैब्लिश करता है कि नो कॉन्फिडेंस के पीछे अमेरिका है, ये देखना बहुत अहम होगा। सही। हैदर भाई साहब, दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये बताइएगा कि अब वजीर आजम इमरान खान के पास ऑप्शन कल क्या है? ऑब्वियसली एक तो ये है कि वोट आउट हो सकते हैं या इस्तीफा दे दें इससे पहले, लेकिन और भी कोई कानूनी तरीका क्या हुकूमत के पास मौजूद है? क्योंकि फवाद साहब कह रहे थे हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जो फवाद साहब ने आज बात की है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो बहुत मुतासिर हुआ है और आपको पता है कि कोई भी फंक्शनल डेमोक्रेसी हो उसको इफेक्टिवली चलाने के लिए ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इनका चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर हो बिटवीन द डिफरेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक है। देखें शहजाद, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जो खान साहब के इकदाम हैं वो प्रोग्रेसिवली और गैर आइनी और डेस्परेट और गैर अखलाकी होते जा रहे हैं। दिन ब दिन वक्त गुजरने के साथ उनकी डेस्परेशन जो है उसकी अक्कासी हो रही है उनके इकदाम में। और ये जो स्पीकर की रूलिंग थी, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, मेरे ख्याल से उसने ओपिटमाइज किया, सिंबलाइज किया कि खान साहब के हालात पेज फटने के बाद कितना प्रोग्रेसिवली डेस्परेट होते जा रहे हैं। तो अगर हम उस पस मंजर में देखें कि खान साहब जो है वो किसी आइन कानून और बल्कि इवन सियासी जो अगर स्टेबल मुशावरत की बात करें, लॉन्ग टर्म सोच की बात करें, इन इदारों को जो है अपने खिलाफ किए बगैर और आगे ज़्यादा डेस्परेटली एक्सपोज हुए बगैर सियासत करने की बात करें तो खान साहब ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। तो अगर इस पस मंज़र में कल की तारीख को मैं देखूं तो हो सकता है कि डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर अगर आज भी उनकी सुन ले तो कल जो वोट कास्ट होता है पीटीआई के डिसिडेंट का, हो सकता है वो उसको काउंट ना करें और कहें ये अब स्पीकर की रूलिंग है, कम से कम ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। ऑफ कोर्स इसका भी जवाब है कि ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात नहीं है। आपने आर्टिकल 95 की भी नफी की नो कॉन्फिडेंस पे इंटरफियर करके और आर्टिकल 63(1)(a) की भी नफी की, क्योंकि वो कहती है वोट काउंट होगा उसके बाद डी सीट होने का प्रोसेस जरूर हो सकता है। तो ये एक तो ये डेस्परेट मूव हो सकती है जिसकी तरफ स्पीकर अगर जाना चाहे, इस सरजनिश इस जजमेंट के बाद भी अगर जाना चाहे तो मेरे ख्याल से अभी डिटेल जजमेंट आई नहीं, हो सकता है उसमें कुछ इस तरह की सजा। इसीलिए देखें शहजाद, सजाएं जरूरी होती हैं। सजा का क्या मकसद है कि अगर आज सजा दे दी गई होती डिप्टी स्पीकर को तो मैं देखता कि कल इस तरह का कदम कैसे उठता। अब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे बात अभी ज़ेर समात है, बट कोई इस पे फैसला नहीं आया। और जो अभी फैसला रिसेंटली आया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का शहजाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 63(1)(a) के हवाले से हम कुछ नहीं कह रहे, ये भी नहीं कह रहे वो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो कहते हैं 63(1)(a) के कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फ्लो कर सकते हैं। लेकिन उस पर उन्होंने वजाहत नहीं की, हाथ रोका नहीं हाथ, लेकिन कानून हाथ रोकता है इस हवाले से, क्योंकि कानून रोकता है कि आप डी सीट बाद में कर सकते हैं, वोट काउंट होगा, वोट कास्ट होगा। दूसरा आपका जो सवाल है वो इंतहाई अहम है और वो क्योंकि इस वक्त फवाद चौधरी साहब ये चूरन बेच रहे हैं
and he's known to you and me both, but I'm sorry to say कि ये चूरन बेचना कि अगर आइन तोड़ा जाए, अगर जो आर्टिकल 69 में जुमरा है एक स्पीकर के जुरिस्डिक्शन का, उसकी रूलिंग का जुमरा तय है, यानी मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, यानी कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, अगर इस दायरे के बाहर जाके आइन शिकनी हो या सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो या महज एक आइन के राइट जो आर्टिकल 95 में हर पार्लियामेंटेरियन का राइट है नो कॉन्फिडेंस में वोट डालने का, चाहे वो ट्रेजरी बेंच का हो या ऑपोजिशन बेंच का हो, इसी को पामाल करने के हवाले से अगर रूलिंग क्यों ना हो तो उस सूरत में बेशक के जो है अदालत इंटरफियर कर सकती है, क्योंकि रूलिंग को जो अस्तना है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट मैटर पर जो आर्टिकल 69 में दर्ज है, जिसका मैंने जिक्र किया, इससे तजावज अगर स्पीकर करेगा तो बिलाशुबा जो है वो आइन टूटने पे अदालत जो है वो इंटरफियर कर सकती है। फवाद चौधरी साहब का इशारा इस तरफ है कि अगर कोई जज गलती कर जाए तो क्या पार्लियामान आके उस पे अपील में बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। तो अगर डिप्टी स्पीकर भी कोई गलती कर जाए तो अदालत क्यों उसके ऊपर बैठ सकती है? बस बात वही है कि जुडिशरी का रोल इस पर आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो मुतासर होता है। मैं एक ब्रेक लूंगा, इस ब्रेक के बाद हम फिर मजीद बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, नया पाकिस्तान आप देख रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने यह कहा है कि हम कल जो मेम्बरान हैं पार्लियामेंट के उनको ओरिजिनल रिकॉर्ड भी दिखाएंगे और शवाहिद भी देंगे जो उनके पास इस लेटर से मुतल्लिक मौजूद है, और इसके साथ साथ इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान भी किया है। और इस कमीशन का सरबराह उन्होंने कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान होंगे जिनकी सरबराही में ये कमीशन काम करेगा। तारिक खान साहब ने कहा है कि मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं करना चाहता। खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब फरमाने के पहले उन्होंने एग्री कर लिया था, बट कुछ वजूहात की बिना पे उन्होंने फिर मना कर दिया है। और हमने आपको बताया कि तारिक खान साहब का जो व्यू था इस लेटर के हवाले से वो क्या था, एक मरतबा फिर आपको बताते हैं। उन्होंने पब्लिकली अपना ये व्यू दिया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस खत के मामले में वजीर आजम पर लागू नहीं होता। वजीर आजम को जो खत खुफिया रखने का मशवरा दे रहा है वो जहानत से आरी है या बदयांती कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैरूनी मुदाखलत की तौसीक के बाद 3 मस्खरों को गिरफ्तार करना चाहिए, यानी कि 3 ऑपोजिशन लीडर्स को। ऐसा ना करने का कोई जवाब बाकी नहीं। जनरल तारिक साहब ने यह भी लिखा और मजीद उन्होंने ये कहा कि एनएससी की मीटिंग के बाद ये वाजे हो गया है कि तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने वालों ने गद्दारी की है। अगर ऑपोजिशन साजिश में मुलविस नहीं तो फौरी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले। ये खामोश रहने का वक्त नहीं है, कोई वजीर आजम को धमका नहीं सकता। तो ख्यालात का इजहार वो पहले ही कर चुके थे। हमारे साथ इस वक्त शाजिब खानजादा साहब मौजूद हैं, हैदर वहीद साहब मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इस कमीशन के हवाले से जरा बताइएगा कि आप लोग भी कह रहे थे कि कोई अगर संजीदा है इतना मामला तो उसकी इंक्वायरी करवा लेते। पहले आप लोगों को पार्लियामानी कमेटी में भी बुलाया जहां पे आप नहीं गए। अब हुकूमत इंक्वायरी करवाना चाहती है लेकिन आप लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया है। कल को अगर आपकी हुकूमत आती है इस लेटर के हवाले से आप तहकीकात करवाएंगे क्या? जी शुक्रिया शहजाद। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के साथ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ एक बहुत बड़ा इमरान खान साहब ने उस पर हमला किया है। जिस तरीके से एक रूटीन डिप्लोमेटिक केबल को उन्होंने पॉलिटिसाइज किया है, इसका नतीजा क्या होगा? इसके 2 नतीजे होंगे। पहला नतीजा ये होगा कि गैर मुमालिक के सफारतकार हमारे मुल्क के सफ़ीरों से या सफारतकारों से अपने लोगों को मिलने से मना कर सकते हैं या कह सकते हैं कि आप इनसे बस मतलब की बात करें, ऐसी बात ना करें जिसको ये गलत माने पहना सकें। दूसरी बात यह है कि हमारा जो अपना सफारती अमला है जो रूटीन में अपनी वैल्यूएशंस भेजता है, अब वो बहुत इस हवाले से घबरा जाएगा कि हम कोई ऐसी असेसमेंट ना भेजें जिसको बैक होम कोई पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर सके। लिहाजा वो अलिफ लैला की कहानियाँ भेजेंगे, वो गोल मोल बातें किया करेंगे और हमारी वजारत खारजा जो हकीकी असेसमेंट है उससे शायद महरूम रहेगी। ये एक बहुत बड़ा हमला है मुल्क की डिप्लोमेसी के ऊपर। इसी तरह जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, पहले ही वो कोई बहुत अच्छे मोड में नहीं थे और अमेरिका एक लिहाज से पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हवाले से स्ट्रेटेजिक मार्केट है हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए भी। सही। और ये मुझे जरा बताइएगा कि आप लोग तहकीकात करवाने के लिए तैयार होंगे? जैसे कि आज इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया लेकिन मुमकिन तौर पे मुमकिन है ये हुकूमत खत्म हो जाए, आप लोग कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे? फिर ये कह रहा था कि हमारे खुद ख्याल में इमरान खान साहब ने एक बहुत संगीन जुर्म किया है
कि एक रूटीन की कम्युनिकेशन को पॉलिटिसाइज करके उन्होंने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को दांव पे लगाया है, और इसका जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस बिना के ऊपर उन्होंने इसको अपनी सियासत का हिस्सा बनाया है। सही। अब ये बताइएगा कल क्या होने जा रहा है? आप पर उम्मीद है कि कल वोटिंग होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, या कल भी वोटिंग नहीं हो पाएगी? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मुझे बड़ा दुख है, खान साहब जो एक स्पोर्ट्समैन होने का दावा करते थे, दूर दूर से नहीं नजर आता कि उनमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की चीज है। मुझे इस बात का अंदेशा है कि ही विल नॉट लेट इट गो विद ग्रेस। वो खुद को मजीद रुस्वा करेंगे, वो मुल्क को रुस्वा करेंगे, वो मुल्क के आइन को मजीद रुस्वा करेंगे, और बिल आखिर ये खुद और अपने बहुत सारे साथियों को तौहीन अदालत का मुर्तकिब कराएंगे, एंड ही विल गो विद अ बिग कॉस्ट। और ये अंदेशा है मुझे, जो उनकी इतलात आ रही हैं, और हम हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करेंगे। राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर है कि जब खान साहब को पता है कि वो अक्सरियत खो चुके हैं, बजाय इसके कि ग्रेस के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और जाके तैयारी करें। और ऑपोजिशन की क्या तैयारी है? कल हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी और क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस है? क्योंकि फ्रैंकली मैं उस दिन असेंबली में था, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आर्टिकल 5 के तहत मुस्तरद भी किया जा सकता है इसको। तो कल आपको क्या लगता है क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या मास रेजिग्नेशन हो सकता है, या जैसे अभी हैदर वहीद साहब फरमा रहे थे कि शायद जो मुनर्रफीन के वोट हैं वही नहीं काउंट किए जाएं, उनको ही मुस्तरद कर दिया जाए? देखिए शहजाद, पहली बात यह है कि जो नो कॉन्फिडेंस है उसके लिए मतलूबा वोट मुनहरफीन के अलावा हमारे पास पूरे हैं। 177 अराकीन हैं जो इस वक्त अपोजिशन पार्टीज के और जो हुकूमत के साबिक इत्तेहादी हैं जो अब अपोजिशन के साथ शामिल हैं। लेजिटिमेट वो अपने तौर पे आज़ादाना फैसला कर सकते हैं, और ये 177 की फिगर बगैर किसी कंट्रोवर्सी के अपोजिशन के पास मौजूद है, जबकि 172 दरकार है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी वोट को स्पीकर मुस्तरद कर सकते हैं इसे डिफीट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी भी बहाने से काउंटिंग नहीं कराएंगे तो बराह रास्त वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब होंगे, और मेरा ख्याल है कि इसके बाद लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो कितना बनाना चाहेंगे, ये दुनिया देख रही है हमारी तरफ। हम एक एटमी ताकत है, देखिए हम अपना कितना तमाशा बनाना चाहते हैं। और एहसान इकबाल साहब, कल जो ये सेशन होगा ये 7वां दिन होगा, तो अगर कोई लंबी लंबी तकारीर होती हैं और कल का दिन गुजर जाता है और फिर हुकूमत ये कहती है कि ये तो जो सेशन था उसका 7वां दिन मुकम्मल हो चुका है, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि हफ्ते के रोज इजलास बुलाया जाए, इजलास के अंदर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग कराई जाए। अगर तहरीक अदम एतमाद पे अपोजिशन नाकाम हो जाती है तो उसके बाद इजलास बर्खास्त हो जाएगा, और अगर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग के नतीजे में अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो इजलास बर्खास्त नहीं होगा, बल्कि लीडर ऑफ हाउस के चुनाव के अमल का आगाज किया जाएगा, और लीडर ऑफ हाउस के चुनाव के बाद इजलास खत्म होगा। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक टाइमलाइन और रोड मैप है जिसके नतीजे में स्पीकर ने चलना है। और ये हुकूमत का कहना कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की है दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये इशू बहुत तफसील से बहस में आया था, और ये बात साबित हो गई थी कि अगर कोई प्रोसीजरल चीज़ हो वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो कोई इदारा है, अगर आइन में उसके लिए कोई ज़ाब्ता मुकर्रर है, कोई तरीका मुकर्रर है, तो जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, आइन की कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, लिहाजा वो आइन की खिलाफ वर्जी को नोटिस लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कोई लंबी लंबी तकारीर करने का भी फैसला हो सकता है हुकूमत की जानिब से, ताकि इसको जितना डिले किया जा सके। क्या वजह हो सकती है? अब अगर खान साहब रह भी जाते हैं, वजीर आजम या हुकूमत रह भी जाती है, तो 2-4 दिन के लिए हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स भी होंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा इस वक्त? शहजाद, ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जैसे हुकूमत सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का सोच के आगे बढ़ रही है, बजाय इसके कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत आगे बढ़े। और ये इल्ज़ाम इन पर, इनकी हुकूमत के तर्ज़ हुकूमत पर भी लगता रहा
कि आप 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें और बाद का सोचें, 2023 के इलेक्शन का सोचें, बजाय इसके कि 24 घंटे और रात के टॉक शोज़ का सोचें। हुकूमत की वही स्ट्रैटेजी नज़र आती है। उस दिन भी वज़ीर आज़म का जो सरप्राइज़ था कि डिप्टी स्पीकर के जरिए कर लिया, उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे भरपूर कैंपेन लॉन्च की कि जी कप्तान ने सरप्राइज कर दिया, कप्तान जीत गया। ये सोचा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो आप आइन शिकन ठहराए जाएंगे, आपके ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि आप वाहिद डेमोक्रेट हैं जिसने आइन तोड़ा था। अब फिर आप कर लें लंबी लंबी तकारीर, कल ना होने दें, परसों ना होने दें, 2-3 दिन और बाय कर लें, मगर उसके बाद जब तारीख लिखी जाएगी तो यही लिखा जाएगा कि इमरान खान साहब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिले किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गैर आईनी काम कर दिया और उसके बाद भी उस काम को नहीं होने दिया। ज़्यादा बेहतर होता, हुकूमत इसके से बेहतर था कि 2 महीने पहले अपने इत्तेहादियों को और अपने मुनहरिफ अराकीन को मनाने की कोशिश कर लेती, जब उन्हें नजर आ गया था कि नवंबर में एक अहम तब्दीली हो गई है, इसलिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट अब हुकूमत को खुद करनी पड़ेगी। इत्तेहादियों के पास जाते, उन्हें मनाते, मुनहरिफ अराकीन की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते, बजाय इसके एक अलग कॉन्फिडेंस था। और अब भी वही नजर आ रहा है हमें कि आप न्यूज़ साइकिल मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपनी लेगेसी को ठीक करें और आगे जाके अपने मुस्तकबिल के ऊपर फोकस करें कि 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल में हम कैसे जीत सकते हैं, इसी पर फोकस नजर आ रहा है। अच्छा हैदर साहब, हुकूमत तो सवाल उठा रही है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे। मैं एक दो सवाल आपसे इस हवाले से भी करना चाह रहा हूं कि कल बिल्कुल जब जजमेंट रीड की गई उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया और उनसे इलेक्शन के हवाले से पूछा गया और उनका जवाब वही था जो उन्होंने प्रेसिडेंट को एक लेटर की फॉर्म में दिया था कि हम 7 महीने से पहले नहीं करवा सकते, जिसमें 4 महीने हमें डिलिमिटेशन के लिए चाहिए, 3 माह की निगरान हुकूमत होगी। उन्होंने ये जवाब दिया कल रोस्टरम पर आकर, उसके बाद जजमेंट रीड कर दी गई। इसका क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि जजमेंट तो लिखी जा चुकी थी, तो कुछ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, आई एम श्योर जजमेंट जो बिल्कुल इफ एंड बट्स के बगैर है वो तो यही रहनी थी आईन और कानून के मुताबिक। बिल्कुल शहजाद, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने ये पता करना था कि इलेक्शन कितने जल्दी हो सकते हैं ताकि रजामंदी के साथ ये नुक्ता वो मुद्दा पेश कर सकें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और सारे फरीकैन के सामने कि अगर कोई कंसेंसस बन सकता है तो फिर उस सूरत में शायद इलेक्शन की तरफ भी कोई फैसले में जिक्र होता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कंसेंसस के बगैर उनका कभी भी ये अज़म था कि ईसीपी अगर बिल फर्ज कल कह देता कि हम 3 महीने में इलेक्शन करवा देते हैं तो क्या फिर वो अपनी जजमेंट का हिस्सा इसको बना लेते और नजरे ज़रूरियत के लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत ये फैसला देते। मैं नहीं इसको समझूंगा कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात और ज़रूर है कि ईसीपी को अगर बुला के पूछा तो उसके पीछे जाहिर है कोई वजह थी, रिडंडेंट तो नहीं हो सकती है बात। ये कोई ऐसा टाइम तो था नहीं कि वो कोई इफ्तार पे अपने गेस्ट बुला रहे थे, तो अगर बुलाया है तो इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। मैं अज्यूम करूंगा कि ये वजह ये थी कि इस नॉलेज के साथ वो फरीकैन को जो है प्रपोज करते कि आप मिल के अगर इस तरफ रजामंदी का इजहार करें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम इस चीज़ को हिस्सा बना सकते हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफ इससे इनकार किया और फिर आगे जाहिर है कि फिर इससे बात नहीं बढ़ सकी। लेकिन ये ज़रूर है कि ईसीपी ने कहा 7-8 माह की जब बात की तो वैसे ही ये बड़ा मुश्किल हो गया था, प्रैक्टिकल नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट खुद से इसके हवाले से कोई बात करती, और अगर करती भी तो ये किस तरह जस्टिफाई करती कि गैर आईनी डेप्यूटी जो है वो स्पीकर की रूलिंग है लेकिन असर हम उसको फिर भी देंगे, यानी नो कॉन्फिडेंस पर वोट नहीं होगा, हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी। मेरे ख्याल से ईसीपी का रोल इसी हद तक था कि अगर रजामंदी हो जाए तो फिर हम इलेक्शन की तरफ ले जाएं सबको। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कल कौमी असेंबली का सेशन है और हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि कल क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी या नहीं होगी और अगर होती है तो उसका क्या नतीजा होगा। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एहसन इकबाल जमील साहब, जो कि हस्बैंड है फरहत शहजादी के, जिनको फराह खान के नाम से भी जाना जाता है। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शो पर ज्वाइन किया। एहसन जमील साहब, आपने सुना होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ऑपोजिशन ने भी की, हुकूमत के अपने लोगों ने की, कई इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं करप्शन के फराह खान पर और ये लिंक किया है कि ये तमाम तर फराह खान एक फ्रंट मैन के तौर पे कर रही थी, उसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। तो उस तफसील में तो मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा जानना चाहता हूं कि आपका और आपकी वाइफ का ताल्लुक जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से या उनकी अहलिया से कितना करीबी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, अगर करीबी था या कब था या ज़्यादा था, ये मेहरबानों ने तो अब तल्लक काफ़ी कायम कर दिया हमारा। हमारा बेगम साहबा के साथ फरी का बहुत पुराना तल्लक है, वो काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानती है, उनकी वो न्याजमंदी है हमारी उनके साथ।
और फर्स्ट लेडी के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ उन्हीं के नाते से हम खान साहब को जानते हैं। और ये कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है, बड़ी पुराना हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है। और वजीर आजम इमरान खान का जो निकाह हुआ था वो भी फराह खान यानी आपके घर पे हुआ था? जी, हमारे घर पे हुआ था जी। सही। तो अब इसी ताल्लुक को लिंक करते हुए कहा जा रहा है कि पंजाब में बहुत करप्शन हुई है, डीसी हो, पुलिस वाले हो, एसी हो, उनकी अपॉइंटमेंट्स रिश्वत दिए बगैर नहीं होती थी और वो सारा काम जो है वो फराह खान करती थी। अगर निकाह कराना या निकाह में मौजूद होने का इतना अवार्ड मिलता तो फिर निकाह खान तो अरबोंपति हमारे मुल्क के बेचारे होते ना। भाई ये कोई बेस की बात करे, ये एब्सोल्युटली बेसलेस है सारी बातें। फॉर पॉलिटिकल गेन्स ये की जा रही हैं। चूँकि मेरी वाइफ जो हैं वो नॉन उनका तल्लक है बेगम साहिबा से बड़े, इसलिए ये लोग जो बहुत अरसे से औरतों को पॉलिटिक्स में इम्प्लिकेट करना ये पाकिस्तान की रवायत है। और अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो जिनकी वालदा साहिबा खुद शिकार रही हैं इस बीमारी का, वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। और फरी को सॉफ्ट टारगेट समझते हुए, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स, हम एक फैमिली हैं, एक घर है, हम इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का मुकाबला तो नहीं कर सकते। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया है, वरना हमारा तो जो है वो ये लोग चैनल्स ओन करते हैं, उनके साथ रवाबत है, हम तो इंडिविजुअल्स हैं, तो सॉफ्ट टारगेट है। इसलिए बार बार ये हमें लेकिन बनाया जा रहा है। आपका ये मौक़िफ़ है कि इम्प्लिकेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के बहुत सारे दोस्त हैं, आई एम श्योर फर्स्ट लेडी की और भी दोस्तियाँ होंगी, लेकिन नाम सिर्फ क्यों आएगा फरह शहजादी का? बताएं कौन है उनका और दोस्त, आप बताएं। आप नहीं, आई एम श्योर ऐसा तो नहीं हो सकता कोई इंडिविजुअल हो उसका एक ही दोस्त हो जिंदगी में, और भी दोस्त होंगे, नाम इन्हीं का आता है ना, क्यों आता है फिर? दोस्त है जो मीडिया पे नोन है, जो 2-4 दफा मेरी वाइफ उनके साथ गई हैं वेलफेयर के जो प्रोग्राम पे वो गई थी ये यतीम खाने में और इधर उधर, और वो एक सबूत है उनका उनके साथ मेल मुलाकात का, जिसको बुनियाद बनाकर ये सारी कहानियां गढ़ी गई। ये बताइएगा कि आपके वालिद जो है, ये भाई मैं आपसे ये सवाल करता हूँ जी, आपका चैनल बार बार ये कहता रहा है कि 6 महीने बाद डीसी बदल जाता है, साल कोई नहीं निकालता। जो लोग रिश्वत 3-4 करोड़ दे के लगे होते हैं वो 3 साल हिलते हैं अपनी सीट से, या वो 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 3-4 करोड़ देता है। ये पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर ये खुद बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और मुझे अफसोस है कि कोई चीफ सेक्रेटरी साहब या कोई बंदा बोल नहीं रहा यार, कि कोई एक इतने बड़े अदारे पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए दे के और वो लगते हैं, पोस्टिंगें लेते हैं। ये ऐसे चलता है निज़ाम पाकिस्तान। अब चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बता रहे ये तो मुझे नहीं पता, बट ब्यूरोक्रेसी से जब आप बात करें तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आती हैं और आई एम श्योर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। सामने लाए ना जिसने पैसे दिए हैं, ये बात तो दुरुस्त है कि जो भी इल्जामात लग रहे हैं, चाहे वो ऑपोजिशन की तरफ से हो या तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की तरफ से, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बगैर सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो। हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है ये दौड़ गए हैं, भाग गए हैं। भाई किसी जगह पे, किसी इदारे पे एक सिंगल इंक्वायरी हमारे खिलाफ पेंडिंग नहीं है, कोई FIR हमारे खिलाफ नहीं, हम क्यों भागेंगे? हमारा अभी तो खैर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि फराह खान जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं, आप भी पाकिस्तान में नहीं है? बिल्कुल मुल्क छोड़ के कोई नहीं गया। हम हमारा ट्रैवल रैकेट चेक करें, रूटीन में हम मुल्क में से बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है। उसकी हमारी कुछ मेडिकल रीजंस हैं, कुछ और रीजंस हैं, हम आते जाते हैं। तो आते जाते रहते हैं तो वापस कब आएंगे फिर? दुनिया में जहां मर्जी जा सकते हैं। जब आप कहते हैं किसी अदालत से मफरूर हो, नहीं एहसन साहब यार हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है, जो खुद मफरूर है हमें कह रहे हैं हम भाग गए मुल्क से। एहसन साहब आप कह रहे हैं कि हम आते जाते रहते हैं, तो वापस कब आएंगी फराह खान और आप वापस कब आएंगे फिर? हमारा जब दिल करेगा, जिस दिन दिल करेगा फराह का मेरा, हम वापस आएंगे। कोई कंपल्शन नहीं है हम पे। हम सुबह दिल करेगा, हमारे ऊपर कोई ECL पे हमारा नाम नहीं है, हमारा दिल सुबह करेगा, हम सुबह आ जाएंगे। नहीं, क्योंकि आपने कहा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि शायद जैसे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ये भी उसी किस्म का विजिट होगा ना? बिल्कुल उसी किस्म का विजिट है, हम कहीं बाकी नहीं है, हमारा मुल्क है। हम इधर जो है ना वो रूटीन में आते जाते हैं। हमारे बच्चे उधर है, जो सबसे कीमती बंदे का सासा होता है।
हमारे बच्चे उधर हैं, घर पे हैं, स्कूल आ जा रहे हैं, घर हमारे चल रहे हैं, दफ्तर हमारे खुले, हमने कहाँ भाग के जाना भाई। अच्छा एहसन साहब, मैं कुछ स्पेसिफिक्स में जाना चाहूँगा। आप फरज शहजादी जो आपकी वाइफ हैं, उनके जो टोटल डिक्लेयर्ड एसेट्स थे 2017 में वो 23 करोड़ रुपए के थे, उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है। 2021 में वो 97 करोड़ के हो चुके हैं, तकरीबन 100 करोड़, 4 गुना इजाफा। भाई ये भी आप फिगर्स बोल रहे हैं ना, जी जी, ये हमने खुद डिक्लेयर किए हुए हैं एफबीआर में। जी जी मुझे पता है, हमारी तरफ से डिक्लेयर, ये उसकी नकल है आपके हाथ में जी, और इसकी तमाम ट्रेल हर चीज हमारे पास मौजूद है एफबीआर में। ये हमारी पेश करदा नकलें आप दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, फिगर्स वहीं से लिए गए हैं, आपके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उसी के नंबर है। जानना मैं ये चाह रहा हूं कि ये इतना इजाफा हुआ कैसे, मतलब किस किस्म का कारोबार है आपका, जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे हैं, जो तासुर भी बन रहा है कि करप्शन का पैसा है। आप बताइए कि किस किस्म का कारोबार है जिससे 4 गुना इजाफा हुआ है आपके एहसास में? बताएं, किसी ने कभी एफबीआर में डिक्लेयर किया है या कोई कर सकता है? हमारे कारोबार भी किसी से छुपे नहीं है। हम रियल एस्टेट डेवलपर हैं, हम ज़मीनें खरीदते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, ज़मींदार हैं, हमारे हर किस्म की चीज़ें ओपन है, जस्ट लाइक सोसाइटी है हमारी, सारी चीज़ें ओपन है। और ये कोई एसेट इतने नहीं है जिसके लिए कौम के कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। इधर तो जिन लोगों की खरबों रुपए की जायदादें हैं, उन्होंने आज तक नहीं बताया कहाँ से आई हैं। नहीं, लेकिन इसमें इजाफा 4 गुना हुआ है ना 4 सालों में, और ये वही 4 साल है जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। या मैं पहले बीमार था, ठीक है, मुल्क से 2-4 साल में बाहर रहा, तो उसके बाद जब मैं आया हूँ तो आके हमने अपनी फैमिली वगैरह की जो भी हमारी तकसीम है वो की है, जिस जिसके हिस्से में जो जो आया उसे मिला, और उसकी मनी ट्रेल मौजूद है। उस जायदाद की बात करें जो डिक्लेयर्ड नहीं है, आपने कहीं देख लिया है, कहीं से इंटरोगेट करके निकाल लिया है, हमने डिक्लेयर नहीं की, उसकी बात करें। तो ये जो असासे मैंने बताए एहसन साहब, ये तो आपकी वाइफ के नाम पर है, फरज शहजादी। आपके टोटल एसेट्स कितने डिक्लेयर किए हुए हैं आपने? मैं वो आप ये जो निकाल लिए वो भी निकाल लें। आप हैं शो पे, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं। नहीं, मुझे अब याद तो नहीं है इस वक्त बैठे हुए। आपके पास आपके न्यूज में ये छपी भी थी, ये एसेट्स भाई हमने खुद डिक्लेयर किए हैं। अच्छा, और इसमें जो भी पैसा है, वो जो भी खरीदा गया है, जो प्रॉपर्टी है, वो बैंक ड्राफ्ट के जरिए वाइट मनी से खरीदी गई है। वाइट मनी से खरीदी, आपके पास पूरी ट्रेल मौजूद है। आज जो एक्साइज रिकॉर्ड सामने आया है उसके मुताबिक एहसन साहब, फराह खान और आपके नाम पर 19 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 पोर्श हैं और 12 इसके अलावा और गाड़ियां भी हैं। 19 गाड़ियां आपके नाम पर है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, देखें वो हमारे नाम पर है ना, तो हम तो खुद ओन कर रहे हैं उनको, और ये आज की नहीं है। आप इनकी जरा डेट्स पढ़ लें कि कब कब की बुकिंग हुई है इनकी, और ये कब की है। जो पोर्श की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल 15 मॉडल है, 2013 और 15। 2013 की तो बेचकर हमने 15 वाली ली थी, वो अभी उस बंदे ने अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई। पोर्श हमको आज की नहीं चला रहे। और 15 में जो रजिस्टर हुई है, उस वक्त इमरान खान साहब ना वजीर आजम थे, हाँ, ना कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ये चीजें डिक्लेयर्ड है भाई, उस पे बात करें, कौम का वक्त उस पे। 2019 की भी है ना, 2019 में भी पोर्श कार बुक कराने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए दिए हैं। बिल्कुल, हमने जमा कराया, वो वाइट मनी है, थ्रू चेक जमा कराया, पे ऑर्डर जमा कराया। सही, लेकिन 19 गाड़ियां किस वजह से, मतलब जो फर्क ताकत आप बता रहे थी। नहीं, ऐसे सब मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, मतलब गाड़ियां आपने कहा रियल एस्टेट का काम है, गाड़ियों का तो नहीं। 19 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं आप लोगों के नाम पर, क्या वजह क्या है 19 गाड़ियों की? वैसे ही पूछा हूं, मैं क्यूरियस हूं। देखें क्या उसका नाम है, हमें चाहिए तो हमने ली है ना, कि जुर्म है 19 गाड़ियां लेना। नहीं, बिल्कुल जुर्म नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि गाड़ियों के कारोबार में भी तो नहीं आप क्यूरियस हूं मैं, 19 गाड़ियां होती नहीं है ना आम लोगों के पास। ये गाड़ियां हम चलाते हैं। अभी आप कह रहे थे ना कि देखिए लोगों के पास तो अरबों खरबों हैं, हमारे पास तो सिर्फ 97 करोड़ है, इसलिए मैं पूछा हूं फिर 97 करोड़ है तो 19 गाड़ियों की क्यों जरूरत पेश आएगी? भाई 19 गाड़ियों की जरूरत पेश आई है तो हमने ली है मेरा भाई। अब ये अगर जुर्म है तो आप बता दें कि 19 गाड़ियां को रखना कोई जुर्म है। इसमें से आधी गाड़ियां तो वो है जो हम बेच चुके हैं और अभी उस बंदों ने ट्रांसफर नहीं कराई। जैसे आप पोर्शे 2013 की पोर्शे की बात कर रहे हैं जी, वो तो हमने बेच के 2015 वाली ली हुई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां जो आप बेच चुके हैं लेकिन वो उन लोगों ने ट्रांसफर नहीं करवाई अपने नाम पर। नेशनल टाइम है, नेशनल टाइम है, अब हम बात कर रहे हैं। और अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक अलहदा बात है,
मुझे तो ये बताया गया कि ये लाइव नशरियात हो रही है, पर ये लाइव वाली बात मुझे लग नहीं रही जितना आप वक्त मुझे इनायत करते हैं। नहीं, लाइव ही है। आपका कोई दोस्त है तो उससे मैसेज करके पूछते हैं कि क्या मुझे आप जियो पे देख रहे हैं? मैं आपके एतबार करके मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ कि कौम का मैं इसलिए किसी दोस्त से पूछ ले कि क्या आप मुझे जियो पे देख सकते हैं, वो बिल्कुल कहेंगे देख सकते हैं, आपकी सारी पोर्शे की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो इल्जाम एहसन साहब, ये जो मेरी गुजारिश सुने, जी, जिस सिटीजन ने अपना एक एसेट छुपाया नहीं है, रजिस्टर्ड एसेट है, उसको पूछने के ये सारे इदारे मजाज हैं। ये कई सालों की, एक दिन की तो नहीं है कि ये जिसको भी शौक है वो हमारे खिलाफ दरख्वास्त दे, हम आके किसी कोर्ट ऑफ लॉ में बैठ के हर चीज़ पेश करने के लिए तैयार हैं। झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं, कॉन्सेप्ट्स ना बनाएं, एक कॉन्सेप्ट मेकिंग ना करें। देखिए, अब आप 19 गाड़ियों पे भी इतराज़ है, जो एसेट हमने डिक्लेयर किए हैं उस पर भी इतराज़ है, ठीक है। और जिनके लिए आप कह रहे हैं हमने रिश्वत ली है या हम लेते हैं या फ्री ने ली है, उस बेचारी का तो एक बैंक अकाउंट भी नहीं है, बेगम साहिबा ने कभी खोला बैंक अकाउंट अपना, ठीक है। तो किसके लिए आप ये सारा प्रोपेगेंडा है? और क्या वो लोग रहे हैं जिनके ऊपर खुद केस चले हुए हैं, अदालतों में वो मुजरम डिक्लेयर हुए हैं, वो लोग अपने नाम लगा रहे हैं। सही। ऐसे साहब, मुझे जरा बताइएगा कि उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाने में आपकी फैमिली का कितना अहम रोल था? चीफ मिनिस्टर बनाया उसे अल्लाह ताला ने और खान साहब ने, ठीक है जी। और उसकी मेहरबानी है कि उसने हमारा जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बुला के पूछा कि मेरा उसका क्या रिश्ता है, उसने वहां जवाब दिया। अब इसके बाद अब कौन सी कसर बकाया है कोई मेरा उसका रिश्ते की, जो अब अभी डिक्लेयर होना बाकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बुला के उसे पूछा कि तो आप कब के एक दूसरे को जानते हैं? ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो कब से जानते हैं आप उस्मान बुज़दार साहब को? नई बात पूछें, आप कब से जानते हैं उस्मान बुज़दार साहब को? मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बुज़दार साहब ये बयान दे चुके हैं, मैं भी दे चुका हूँ, इट इज ए रिकॉर्ड, ठीक है जी। आगे चलें। नहीं, मैं आपसे जरा जानना चाह रहा हूँ, कब से जानते हैं आप उस्मान बुज़दार साहब को? चीफ मिनिस्टर बनने से पहले से जानते हैं, बाद में जानते थे? मैं चीफ मिनिस्टर बनने से काफी पहले का जानता हूँ। जानते हैं? तो कोई आपका ताल्लुक था उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में, आपका, अपनी फैमिली का? चीफ मिनिस्टर कोई बनाता तो मैं कोई अपनी फैमिली का बंदा बनाता या खुद बनता? मैं मुझे कोई टाइफाइड तो नहीं था ना कि मैं नहीं बन सकता था। नहीं, कोई तजवीज़ आपकी फैमिली की जानिब से आई थी कि इस शख्स को बना दे उस्मान बुज़दार साहब को? क्योंकि हमें इतना तो पता है कि इमरान खान साहब भी उनको पहले से नहीं जानते थे। भाई ये सवाल आप करें इमरान खान साहब से। सर, उनसे तो कई मरतबा किए हैं, वो कहते हैं कि बड़े सादा आदमी हैं, करप्ट नहीं है, उनसे बड़ी अच्छी उम्मीदें थी, ये तो वो कहते रहते हैं। इमरान खान साहब तो पब्लिकली आके कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी फैमिली की तरफ से तजवीज़ गई थी कि इस शख्स को आप बना दे चीफ मिनिस्टर? क्योंकि इमरान खान साहब तो नहीं जानते थे उनको। देखें ना, हम लोग पीटीआई के ओहदेदार हैं, ठीक है। हमारा तल्लक है एक घरेलू फैमिली का तल्लक है उनके साथ, ठीक है जी। ये बनाना ना बनाना, इसमें ना बेगम साहब का कोई रोल है ना हमारा कोई रोल है। ये बनाना ना बनाना स्वाबदीद है पीटीआई की और उसके चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, ठीक है। हमारे कहने पे ना कोई चीफ मिनिस्टर बनाता है ना कोई उतारता है। तो फिर ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है आपके ऊपर कि आपका जो इन्फ्लुएंस है आपकी फैमिली का वो बहुत ज़्यादा था? जैसे मैंने कहा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से तो कहा जा रहा है, लेकिन जो शेखुपुरा में गांव है फरह शहजादी का, फराह खान का, उसमें जितना तरक्याती काम हुआ है, अगर आप उसका मवाजना सिर्फ 200 कुछ ही दूर जो दूसरा गांव है उससे कर ले तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। आपके जो गाँव है वहाँ पे सड़कें भी बन गई हैं, अस्पताल भी बन गए हैं, अच्छा खासा तरक्याती काम हुआ है। तो इन्फ्लुएंस नहीं था तो कैसे मुमकिन है कि उसी गाँव में इतना ज़्यादा काम हुआ? मेरी गुजारिश, पहली बात ये है, आप इस चीज़ को, मैं पूरी कौम के सामने ये कहता हूँ कि उस गांव में फरी की, मेरी, हमारे बच्चों की कोई कंसिडरेबल जायदाद नहीं है जो सड़कें बनने से, अस्पताल बनने से उसमें कोई इजाफा हो गया हो कीमत में। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, वो 30 साल से वो गांव छोड़ के आगे हुए हैं, वो खुद लाहौर में रहते हैं, उसके माम वालदा भी और सारे लाहौर के रहने वाले हैं। वो 30 साल की जायदाद बेच के आ गए। और जहाँ तक मेरे नॉलेज है कि वहाँ एक डिस्पेंसरी है जिसको आप अस्पताल का नाम डिस्पेंसरी है जी, ठीक है जी। और एक सड़क है जो पहले मौजूद थी और रिपेयर हुई है, वो नई पक्की सड़क नहीं बनी। और
जितने MP MNA उस इलाके के हैं आप जरा उनसे पूछ ले, कहीं उनके फंड से तो नहीं बनी वो। चूंकि फरी उस गांव में है, उसकी गांव की सड़क की रिपेयर हुई है, और या तो वहां कोई GT रोड बन गई है या वहां कोई मोटरवे उसने बना दी है। जो एक गांव की सड़क है रूटीन में वो पक्की हुई है, ठीक है जी। जो पहले कच्ची नहीं थी, पहले भी पक्की थी, उसके ऊपर उन्होंने उसकी रिपेयर की है। तो ये महज इत्तेफाक है कि जो उनका गांव था आपकी बेगम का, वहीं पे इतना तरक्याती काम हुआ, बराबर वाले गांव में आसपास नहीं हुआ? जर्नलिस्ट जाके देख के आए हैं, आप दिखाएं क्या हुआ उधर, मैं बता रहा हूँ। दिखाए थे रईस अंसारी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ वहां गए थे, उन्होंने दिखाया था कि कितना तरक्याती काम हुआ है। और सड़क के अलावा क्या मिला उधर से उन्हें? तो ये महज इत्तेफाक है कि उसी हल्के में काम हुआ है इतना, उसी इलाके में? मैं इत्तेफाक की बात नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि हमने भी बात की, जो मुतलका उधर के MP MNA उनसे की होगी, हमने भी बात की होगी। तमाम दोस्त, आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी भी ख्वाहिश है आपके गांव की सड़क अगर टूटी है तो रिपेयर हो जाए, इतनी सा इसमें बात है। कोई हमने उधर कोई डबल सड़क नहीं बनवाई। कोई चीफ मिनिस्टर साहब जो कनेक्शंस ड्रॉ किए जा रहे हैं वो इसी वजह से है ना कि देखिए आपके, ठीक है, वाइट एसेट्स है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के फंड है, वहां से कोई लगाओ तो लगाओ। चीफ मिनिस्टर का कोई ऑर्डर निकाल लें कि स्पेशल उसने कोई डायरेक्टिव जारी किया उस गांव के लिए, तो फिर आप बात करें। कनेक्शन तो एहसन साहब यही जोड़ा जा रहा है ना कि उनके गांव में तरक्याती काम है। सुन तो ले, सवाल तो सुन ले, हम फ्रंट में है जी जी, फर्स्ट लेडी के सवाल तो सुनने, सवाल मैं ये कर रहा हूँ, तरक्याती काम जो है वो भी उन्हीं के गाँव में होता है, उनके जो एसेट्स हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं उसी वक्त जब PTI की हुकूमत है। एसेट्स वाइट होंगे, लेकिन आपको पता है कि जब आप इख्तिदार में होते हैं बड़े तरीके होते हैं कि आप अपना वाइट काम भी ग्रो कर सकें। में रहे हैं ना, हम MP रहे हैं ना MNA रहे हैं ना, हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है। कौन सा इख्तिदार की भाई आप बात कर रहे हैं? सर सवाल यही हो रहा है ना, मुझे पता है आप किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन जो आप पे इल्जाम लग रहा है वो यही लग रहा है ना कि आप फ्रंट मैन थे चीफ मिनिस्टर के और आपके कनेक्शन मिलते थे बनीगाला तक, ये इल्जाम लग रहा है ना। यार अल्लाह का खौफ करो भाई, क्या फ्रंट मैन जो है, मेरा आप रिकॉर्ड निकालें, कभी मैं चीफ मिनिस्टर को मिला भी हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने बनवाया उसे चीफ मिनिस्टर, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं फ्रंट मैन हूं मैं उसका। अच्छा एहसन साहब ये बताइएगा, फ्रंट मैन बनने की उसे जरूरत होती है कोई? एक बात करें, या तो आप एक तरफ आप कह रहे हैं तुम आपके तल्लुकात थे इसलिए वो बन गए, एक तरफ आप कह रहे हैं जी आप उसके फ्रंट मैन थे। नहीं, दोनों बातें भी हो सकती है ना, दोनों बातें भी हो सकती हैं। इल्जाम आपके ऊपर देखिए दोनों तरफ लग रहा है, और अलीम खान साहब ने भी लगाए थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो तो खुद PTI का हिस्सा है, वो भी इल्जाम लगा रहे थे। देखिए अलीम भाई की मैं बात नहीं करता, जब तक वो PTI का हिस्सा थे उस वक्त तक तो उन्होंने इल्जाम को नहीं लगाया। अब जो लगाया मैंने सुना नहीं है, ठीक है जी। तो आपने नहीं सुना? जो इख्तलाफात है वो हमारे साथ नहीं है, वो उनकी अपनी पार्टी के साथ है, और वो जाने, उनकी पार्टी जाने, वो जवाब दे सकते हैं। हम उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। और मरियम नवाज साहिबा ने उस दिन कहा, एक तस्वीर भी, कुछ तस्वीर बल्कि सर्कुलेट कर रही हैं, प्राइवेट जेट की भी हैं जिसमें आपकी बेगम बैठी हुई है। वो कह रही थी, मरियम नवाज ने कहा था 3 करोड़ का तो बैग उनके पास पड़ा हुआ था, वो बैग की मालियत 3 करोड़ है, और वो प्राइवेट जेट की क्या कहानी है? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है मरियम साहिबा की वालदा का, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। इस लिहाज से मैं मरियम साहिबा को ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह की फिगर्स देना जेब नहीं देता उनको। उनकी, मुझे यकीन है कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जैसी डिसेंट औरत थी, और उनकी तरबियत का कुछ असर उन पर ज़रूर हुआ होगा, और किसी 3 करोड़ का बैग तस्वीर में से वैल्यूएट कर लिया उन्होंने। यार ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? ये नेशनल लेवल के लीडर हैं पार्टी की, वो नायब सदर हैं, वो किसी औरत का पर्स खोल रहे हैं, कभी सैंडल उल्टा के देख रहे हैं कि ये कौन से ब्रांड का और कितने का। हाँ, अगर वो जेट है वाकई गवर्नमेंट का जेट है, उसमें वो मुजदार चीफ मिनिस्टर का जेट है, या प्राइम मिनिस्टर का जेट है, या गवर्नमेंट के किसी और अदारे का जेट है, तो आप पूछ सकते हैं किसका जेट था? हम जेट पे जाएं, साइकिल पे जाएं, कार पे जाएं। नहीं, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्राइवेट जेट है वो? जिसका भी जेट है, जेट किराए पे मिल जाता है, जो मर्जी ले ले। गवर्नमेंट का वो जेट नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, सरकारी नहीं है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एहसन जमील इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। अच्छा एहसन साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी वाइफ की बैरून मुल्क भी जायदाद है, और जो एमनेस्टी थी पाकिस्तान में, क्या उससे आप लोगों ने फायदा उठाया? मेरे जो बेगम साहब हैं उनकी जायदाद जो डिक्लेयर्ड है, ठीक है जी,
किसी मुल्क में हमारी कोई कंपनी नहीं है। दुबई में उनका ज़रूर ये फ्लैट है जो बड़ा पुराना, वो भी इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले का, वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है। और किसी जगह पे कोई उनकी जायदाद नहीं, सिर्फ दुबई में एक फ्लैट है। दुबई में एक फ्लैट है। और एमनेस्टी से आपने फायदा उठाया था, आपने या आपकी वाइफ ने? वो मैं अपने जो है हमारे अकाउंटेंट्स, उनसे कंसल्ट करके जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई लीगल चीज़ है तो फायदा जरूर हमने उठाया होगा, इलीगल काम हमने कोई नहीं किया। सही है। आप कह रहे हैं कि अकाउंटेंट को आपके पता होगा कि एमनेस्टी से आप लोगों ने फायदा उठाया। ऑब्वियसली एमनेस्टी आती है तो वो लीगल ही होती है, इलीगल तो नहीं होती। इलीगल, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इलीगल काम कोई नहीं है। सही। कोई, और ना हमारे पास कोई ऐसी रकम है, ऐसा पैसा है एहसन साहब, क्योंकि इस वक्त जो एक नैरेटिव फराह खान के हवाले से बनाया जा रहा है, उसमें अलीम खान साहब ने तो बात की थी, लेकिन ये ऑपोजिशन और नून लीग के नून लीग ज्यादा इस पर बना रही है। तो अताउल्लाह तारड़ साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनका ये कहना है कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेड सबूत है। हम उनको भी ले लेते हैं, आप साथ में जवाब दे दीजिएगा। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताया प्रोड्यूसर ने कि आप आना चाह रहे थे और आपके पास सबूत है इस करप्शन के हवाले से, जिसका जिक्र कभी मिफ्ता इस्माइल करते हैं, कभी मरीम औरंगजेब करती है, कभी आप करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। देखिए, बात यह है कि पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी, उसको विम्स एंड फैंसीज के ऊपर लगाया गया, पोस्ट किया गया, पोस्ट आउट किया गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिजवान गोंदल का है, जो डीपीओ पाकपतन थे, और उनको सिर्फ इसलिए हटाया गया कि उन्होंने खावर मानेका साहब के कुछ इलीगल ऑर्डर मानने से इनकार किया था। अब रिजवान गोंदल आज के दिन तक सजा भुगत रहे हैं, उनको पंजाब से बलोचिस्तान भेजा गया। मुझे बताइए, ये एहसन जमील साहब कसम खा लें कि इनको इस बात का नहीं पता। मैं कुरान पे हल्फ देने को तैयार हूँ कि रिजवान गोंदल की पोस्टिंग में एहसन साहब का हाथ था। एहसन साहब यहाँ पे कसम खा ले, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। ये बता दें कि रिजवान गोंदल को इन्होंने पोस्ट आउट नहीं करवाया, इन्होंने असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया और ये उस पोस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। सही। और उसके बाद अता साहब एक एक करके कर लेते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। पहले इसका जवाब दे दें। जी एहसन साहब। देखिए, पहली बात यह है कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटिव लेके इसका वो डिसाइड कर चुकी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रिजवान गोंदल की ट्रांसफर में करप्शन का अमल कहाँ था, ये बताएं। ये तो इल्जाम खुद रिजवान ने नहीं लगाया आज तक कि करप्शन के लिए उसको तबादला किया। ये तो सबूत देने आए हैं। तारक साहब अभी सदर पाकिस्तान रहे हैं, हम भी उनके न्याजमंद रहे हैं, ठीक है। उनका हमें बड़ा एहतराम है। इन्होंने और पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में बड़ी मेहरबानियां फरमाई हम पर। सही, मैं जरा पूछ लेता हूँ ना अता साहब से। अता साहब, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सारा हमारा जो बिजनेस है वाइट है, ये करप्शन का। देखिए, मैं करप्शन का बताता चलूं। इशू ये था कि रिजवान गोंदल खावर मानेका साहब के कहने पे ना SHO लगाता था, ना जिले के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग्स करता था, इसलिए उसको हटाया गया और एक एग्जाम्पल सेट की गई कि अब जो DPO आएगा वो खावर मानेका साहब के कहने पे जो स्याह सफेद करेगा, SHOs लगाएगा, SHOs करप्शन करेंगे, मंत्री जाएगी। ये पूरा एक साइकिल था। फिर उसके बाद इन्होंने एक कमिश्नर साहिवाल नादिर चट्टा को सिर्फ इसलिए पोस्ट आउट किया कि उसने भी खावर मानेका साहब के इलीगल ऑर्डर मानने से इनकार किया और उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। उसके बाद एक कमिश्नर साहिवाल लगाया गया जिसने हर काम उनके कहने पर किया। देखिए, ये दो मिसालें नहीं है, 20 मिसालें मौजूद है। DG एक्साइज की पोस्टिंग किसने करवाई? करप्शन कहाँ है? करप्शन यही होती है ना कि आप एक ईमानदार अपराइट अफसर को हटाएं और ऐसे और उसको सजा दें। वो कहाँ है? मैं आता हूँ, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। अपराइट और एक ऑनेस्ट अफसर को हटा के एक एग्जांपल सेट करें कि जो खावर मानेका के इलीगल ऑर्डर नहीं मानेगा, जो जिले के अंदर उसके बाद मैं भी आता हूँ। जो दुबई में डायमंड खरीदे गए और डायमंड्स के एवज पैसा लेकर अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, वो पूरी चेन भी मौजूद है। और वो डायमंड और कौन सा दुबई और उसका प्रूफ देना कोई, कौन सी दुकान है जहाँ से खरीदे गए? मैं बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा। उसके बाद जो घड़ी बेची गई, दुबई में बेची गई, वो तोशा खाना में जानी थी। वो किसके जरिए बेची गई? मुझे बताइए कि एक घड़ी आपको तोहफे में आती है, आप अपनी किसी दोस्त को देते हैं, उसे कहते हैं दुबई में जाके घड़ी बेच दो, और वो करोड़ों रुपए में वो घड़ी बिकती है। सही है। मैं चाह रहा हूं एक से किसी ने कोई घड़ी नहीं दी बेचने के लिए, ना फ्री का घड़ियां बेचने का कारोबार है, ठीक है। दुबई में जो तोशा खाना की साहब, मैं चाह रहा हूं कि देखिए एक मौका है आपके पास अपनी सफाई देने का। एहसन साहब, वो कह रहे हैं ये घड़ी वाले मामले से जरा बताइएगा कि आपको कोई घड़ी दी गई बेचने के लिए जो आपने बेची बाहर जाकर? तफ्तीश उठानी पड़ेगी तारिक साहब। आपकी इंफॉर्मेशन 200% गलत है। आपने
बीबी मरियम जैसी मासूम लड़की को भी जो हमारी जो वाली है पंजाब के अंदर आपने शहबाज शरीफ को भी गुमराह किया। आपके पास लोग अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर कराने नहीं आते रहे, आप कह दें नहीं आए, आप कह दें कि आपके पास और आपकी बेगम के पास पंजाब में अफसरान अपनी पोस्टिंग करवाने एक दफा भी नहीं आए, आपको सिफारिशें नहीं कराते रहे, क्यों कराते रहे? आपका क्या अमल दखल है? क्या आप चीफ मिनिस्टर थे? क्या आप काबीना के मेंबर थे? क्या आप चीफ सेक्रेटरी थे? आपके पास पोस्टिंग ट्रांसफर। अच्छा, मैं एक सेकंड आप दोनों से गुजारिश है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। तारड़ साहब, एहसन साहब, अफसर को मैंने पोस्ट कराया या फरी ने पोस्ट कराया? एहसन साहब मेरी आवाज आ रही है? असल में जब हमें क्या जरूरत है पोस्ट करने की? एहसन साहब मेरी अर्ज सुन लीजिए। पोस्ट करा लिया, जब चीफ मिनिस्टर आपने पोस्ट कराया थे। एहसन साहब मेरी अर्ज सुन लीजिए। जब हम बात करते हैं आपकी आवाज गायब हो जाती है। हमने पोस्ट करवाया है। एक सेकंड अता साहब, एक सेकंड लेट मी हैंडल। बारी बारी बात करें, क्योंकि एहसन साहब जब कोई और दूसरा बात कर रहा होता है आप बात करते हैं, आपकी आवाज दब जाती है। मैं पूरा मौका दूंगा आपको एक्सप्लेन करने का, लेकिन अगर उनका कोई एलिगेशन है सुन ले, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा, उसमें अता साहब बीच में नहीं बोलेंगे। अब ये जो घड़ी वाला इल्जाम इन्होंने लगाया कि घड़ी बेची गई दुबई में जाके, क्या इससे कोई ताल्लुक है आपकी फैमिली का? प्लीज। कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने बताया हमारी ना हम घड़ियां बेचते हैं, ना हमारा घड़ियां बेचने का कारोबार है, और ना किसी ने हमें कोई घड़ी दी है। दोबारा फरमाइएगा। ना हमने कोई घड़ी ली है, ना हमने किसी ने हमें घड़ी दी है, ना हमने बेची है। ये एब्सोल्युटली बेसलेस है सारी चीज। मैं जो चीज बार बार कह रहा हूं, तारड़ साहब अपने लीडरों को गुमराह ना करें, कल को उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। इनके बताए हुए सबूतों पर वो बात कर रहे हैं। सही। अब मुझे अता साहब से बात करना है। अता साहब, आपने क्योंकि जब इल्जाम लगाए और आप लोग खुद भी कहते हैं सबूत होने चाहिए, अब आप कहते हैं डीसी वगैरह की पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, उसमें करोड़ों रुपया लगता है, ये लोग लेते थे, कोई सबूत है इस बात का? और घड़ी का भी आपने इल्जाम तो लगा दिया, सबूत क्या है? पूरी चेन है। मैं नैब में दरखास्त दूंगा ताहिर खुर्शीद के खिलाफ। ये पूरी चेन थी। फराह साहिबा के जरिए खातून अव्वल को पैसे जाते थे, वहां से ताहिर खुर्शीद के थ्रू रूट होते थे। ये पूरी एक चेन मौजूद है। एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस बनता है। और आप मुझे बताएं ना, हमारे खिलाफ तो एसेट बियॉन्ड मीन्स के इमरान खान साहब ने केस बनवाए। ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि बुज़दार को हमने वज़ीर लगवाया। तो इनके पास जब लोग पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए आते थे, वो इनको हदिया पेश करते थे। इमरान खान साहब ने इनको एमनेस्टी में आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेट किया। अब ये कह रहे हैं मैं अपने अकाउंटेंट से पूछ के बताऊंगा। हमें तो ये नहीं कहा जाता कि आप अकाउंटेंट से पूछ के बताएं, हमने तो कोई एमनेस्टी नहीं ली। इनके एसेट्स में करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का इजाफा होता है। ये एमनेस्टी भी लेते हैं और इनको पूछने वाला मुल्क की खुदादाद में कोई नहीं है। गजब खुदा का, यानी ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब का निकाह भी हमारे घर पे हुआ, ये मान रहे हैं कि बुज़दार को हमने वज़ीर लगवाया, ये मान रहे हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए अफसरान मेरे पास आते थे, ये भी मान रहे हैं कि एमनेस्टी भी हमने ली हुई है। तो फिर पीछे मेरे भाई रह क्या जाता है? जी एहसन साहब, ठीक है, एक सेकंड एहसन साहब जी। तो बात ये है कि ये यही आपके प्रोग्राम में बात हुई है कि हमने बुज़दार को कोई चीफ मिनिस्टर नहीं लगवाया, ना किसी और बंदे को हमारी वजह से किसी को पॉलिटिकल ओहदा दिया गया है। ये आपके प्रोग्राम में बात हुई है और ये मुंह पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं। हाँ, इन बातों का तो डिनाई किया है एहसन साहब। फरमा रहे हैं, ये खुद फरमा रहे हैं कि हम पर ये केस बने, हमें उलाया गया। आज हम क्यों ना करें? आप डीजी नैब हो गए, मैं तुम्हें बताऊं, आप प्रोग्राम पे एक वकील हैं, ठीक है, उनके तर्जमान है। अच्छा एहसन साहब जाओ जाके जहां दरखास्त देनी है तुम दो, मैं देख लूंगा क्या कर लोगे आप। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा एहसन साहब, क्योंकि शायद आप आए हैं प्रोग्राम में। एहसन साहब, क्योंकि आप आए, दिलचस्पी ज्यादा है, और साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी बात करना चाहता हूं इस मामले पे। पवन चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, फरमाइएगा। जी शुक्रिया शहजाद। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ एहसन जमील साहब से। मैं सुन रहा हूँ इनकी बातें, और मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता जिसके लिए बिल्कुल जवाब नहीं दे सकेंगे। तो एक तो कहता हूँ कि आप चल पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके फिर इन बात का जवाब दें, बस मेरा ये है। और अगर आप बिल्कुल सही हैं और आपको कोई खौफ नहीं है किसी इल्ज़ाम का, तो आपको पाकिस्तान आना चाहिए। कौन साहब, ये सवाल तो हम कर चुके हैं, प्रोग्राम के आगाज में ही कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। लेकिन आपका मुद्दा क्या है? मतलब कौन सा ऐसा इल्जाम है जो आप कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं लगा सकता, वो पाकिस्तान आएंगे फिर उसका जवाब मांगूंगा? देखिए, ये भी जानते हैं कि इनके इशारों पे क्या क्या होता है पंजाब में, पंजाब का कैसे बेड़ा गर्क हुआ। और अगर ये नहीं करते थे,
अपनी अदालत से मेरे सामने ये रखें और इतने जो मैं अच्छा ऑन साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत है, हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा कनेक्ट करें। लेकिन वो ये कह रहे थे एहसन साहब कि आप पाकिस्तान वापस आएं और जवाब दें। अभी ये काफ़ी सारी बातें हैं, वो ऑपोजिशन कह रही है कि हम केस भी बनाएंगे जब वो हुकूमत में आ जाएंगे, तो पाकिस्तान आएंगे केसेस का सामना करने, जो आप कह रहे हैं लीगल केसेस बनेंगे, सामना करूंगा। बिल्कुल सामना करेंगे, हम कोई चोर डाकू नहीं है। हमें जो भी पाकिस्तान की कोर्ट बुलाएगी हम उधर जाएंगे, कोई इदारा बुलाएगा हम जाएंगे, हम क्यों भागेंगे, हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा एहसन साहब, मुझे एक और बात बताइएगा, और मैं ये दोनों उससे पूछ रहा हूँ, लीगल या इलीगल, किसी किस्म का माली फायदा आपने बनी गाला तक कभी पहुंचाया है, चाहे लीगल हो इलीगल हो? बिल्कुल, हमने आज तक ना उन्होंने हमसे कोई डिमांड की, ना हमने पहुंचाया, तो ना हमारा कोई माली फायदा लेने देने में तल्लुक है, ना हमने सुना है कि वहां कोई माली फायदा लिया गया है। राइट। ऑन चौधरी इस वक्त हमारे साथ दोबारा हैं। जी जी ऑन जी, आवाज आ रही है। शहजाद, मैं ये कह रहा हूँ कि एहसन साहब को ये कहें कि ये कुरान पे हलफ उठा के ये बात कहें कि क्या ये उस्मान बुज़ार को इन्फ्लुएंस करते थे या नहीं करते थे अपने कामों के लिए। सिर्फ मेरा इतना सवाल है, अगर ये मुसलमान है तो ये बात करें, क्या इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में उस्मान बुज़ार को इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया, फिर मुझे ये बता दें। सही। एहसन साहब, नॉर्मली मैं अपने प्रोग्राम में किसी को नहीं कहता कि आप अपने मजहब का हवाला दें या कुरान पे हाथ रखें, लेकिन ऑन चौधरी साहब ये कह रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप इसको? देखें जी, जहाँ तक कुरान उठाने की बात है वो मैंने ना कभी उठाया ना मैं उठाऊंगा। ऑन साहब, सारी दुनिया जानती है कि इनका और मेरा क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये जो भी फरमा रहे हैं इनके पास सबूत है, तारक साहब के पास भी सबूत है, ये लेके जाए, अदारे मौजूद है। वो तो तारक साहब अभी खुद फरमा रहे थे कि बदला लूंगा लेना हमने, कि हम पे ये केस बनाए गए, इमरान खान के दौर में हमसे ये पूछा गया, हमसे ये पूछा गया, बड़े गुस्से में वो फरमा रहे थे आपके प्रोग्राम में। अब आप समझ जाएं कि इंटेंशंस क्या हैं, कि हम एक सॉफ्ट टारगेट हैं, हमें टारगेट बना के बदला लेना चाह रहे हैं इमरान खान साहब से। इनका दिल है कि वो ना करदा गुनाहों की सजा में भी इमरान खान जेल में हो, इनको तस्कीन तब मिलेगी कि वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हो। लेकिन एहसन साहब, ये जो टाइमिंग है जिस पर आप भी बैरून मुल्क चले गए, आपकी वाइफ भी चली गई, तो इसलिए सवाल उठ रहा है। चले गए आप भाई, हम आजाद शहरी है, चले कौन गए हैं ये भी आपको पता है। हम तो आजाद शहरी हैं, इस मुल्क में मौजूद है। जब हमें कोई अदालत कोई बुलाएगी हम जरूर जाएंगे। आपको मैं 6 दफा ये बात कह चुका हूं। मेरे ऊपर कोई ECL में मेरा नाम है कि मैं चला गया हूं, या मैं किसी अदालत में कोई गारंटी दे के गया हूं। मैं आजाद शहरी हूं, मैं जहां मर्जी आ जा सकता हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि केसेस का सामना आप करने आएंगे। ऑन चौधरी साहब कहते हैं कि आप कुरान उठा के बता दें कि आपने इन्फ्लुएंस नहीं किया, कभी कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया आपने उस्मान बुज़दार को? मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं उस्मान बुज़दार को किया। मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में ये कहा था कि आपने गवर्नमेंट, एक आखिरी सवाल, नहीं करनी। मैंने न्यू जर्सी में आज तक एहतराम किया है। न्यू जर्सी में आपकी कोई प्रॉपर्टी है एहसन साहब? मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी फैमिली की? मेरे फरी की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चों के नाम पे भी नहीं है कोई? बच्चों, देखें मेरे बच्चे जो हैं वो बालग हैं, वो US सिटीजन हैं। उनकी कोई हो तो मैं उनसे पूछ के आपको जरूर बता दूंगा। सर, अभी आप कह रहे थे कि कुछ लोग बैरून मुल्क रहने चले गए, नवाज शरीफ भी एमनेस्टी का नहीं पता कि मैंने लिया कि नहीं ली। ये बिल्कुल हर चीज खुल के सामने आ गई है यार। अगर ये भी है एमनेस्टी तो भाई, नहीं, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप माने क्या जी मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी क्या होता है? यानी आपके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है आपके बच्चों के पास, और आप कह रहे हैं बच्चों से पूछ के बताऊंगा। बच्चों की प्रॉपर्टी मैं पूछ रहा हूँ उनसे, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी है या नहीं, आपको इसका इल्म नहीं है? कैसे हो सकता है एहसन साहब? यार आप ये बताएं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मेरे किस बच्चे की किस प्रॉपर्टी की बात? मैं पूछ रहा हूं, न्यू जर्सी में आपकी कोई प्रॉपर्टी है फैमिली की, इमीडिएट फैमिली की, यानी कि वाइफ की या बच्चों की? फरी की कोई फैमिली कोई इधर नहीं है। बच्चों की है? बच्चों की है? बच्चे की भी नहीं है, मेरे ख्याल में तो नहीं है बच्चे की भी कोई प्रॉपर्टी। न्यू जर्सी में कोई प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आप आए, अपना मौक़िफ़ आपने हमारे सामने रखा, हमारे व्यूअर्स के सामने रखा। ऑन चौधरी साहब, आपने मुझे टाइम दिया और आपके प्रोग्राम पे तारक साहब ने ये फरमाया है कि वो बदला लेना चाहते हैं।
कि उनके साथ ज्यादतियां हुई वो उनका बदला हमें इम्प्लीकेट करके लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, अता तारर साहब, ओन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत।